कल हमने अनुपात का वर्गीकरण के 3 पॉइंट करा दिए थे, ठीक है। अब हमारा चौथा पॉइंट है आपका शोधन क्षमता अनुपात, ठीक है। अब इसका पहला क्या है, ऋण समता अनुपात। अब ऋण समता डेब्ट इक्विटी रेशियो, देखिए उसमें क्या लिखेंगे, डेब्ट को ऊपर और नीचे इक्विटी को, मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को ऊपर लिखना है और शेयर होल्डर फंड को नीचे, ठीक है। तो देखिए आप लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे निकालेंगे, देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट का फॉर्मूला होता है डिवेंचर करेंगे, फिर प्लस जो भी लॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो भी चीजें लॉन्ग टर्म से प्राप्त हो रही है, जैसे आपका डिवेंचर हो गया, ठीक है। जैसे आपकी क्या हो गई, आपकी लॉन्ग लायबिलिटीज हो गई, ठीक है। लॉन्ग लायबिलिटीज, सारी जो चीजें आपकी लायबिलिटीज में आती हैं उन्हें आप चेक करेंगे कि एक साथ ज्यादा कौन कौन सी चलती है, उन सबको प्लस करेंगे, ठीक है। वो आपके क्या होंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। अब शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेंगे, देखिए शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीजें होंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, रिजर्व प्लस रिजर्व, फिर माइनस करेंगे प्रीमियरी एक्सपेंसेस को और प्लस मतलब प्रीमियरी एक्सपेंसेस और डिस्काउंट ऑफ डिवेंचर को घटा देंगे इसमें से, ठीक है, माइनस कर देंगे, ठीक है। ये था आपकी सभी निकलेगा ऋण समता अनुपात। अब क्या है आपका स्वामित्व अनुपात, मतलब प्रोप्राइटरी रेशियो। अब प्रोप्राइटरी फंड और शेयर होल्डर फंड दोनों एक ही है, ठीक है। तो या तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। ऊपर लिखेंगे शेयर होल्डर फंड को, देखिए शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेंगे हमने ऊपर फॉर्मूले में बता ही दिया है आपको, ठीक है। और अपॉन क्या करेंगे, टोटल एसेट्स, मतलब जितनी भी एसेट्स है सब एसेट्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये क्या है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। उसमें सॉल्वेंसी रेशियो इज इक्वल टू टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है। आउटसाइड लायबिलिटीज को ऊपर और टोटल एसेट्स को नीचे करना है, ठीक है। अब आता है सही संपत्ति अनुपात। अब फिक्स एसेट रेशियो, नेट फिक्स एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमने बता दी जो एक साल से ज्यादा चलती है वो सारी आपकी क्या होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। शेयर होल्डर फंड हमने लास्ट वाले पॉइंट में बताया था कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट नेट फिक्स एसेट, कैसे निकालते हैं, टोटल फिक्स एसेट जो आपकी एक साल से ज्यादा चलती है वो एसेट्स को वो सारे एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, उनको घटाने के बाद आपका निकलेगा नेट फिक्स एसेट्स, ठीक है। अब आता है पूंजी दंतीकरण अनुपात, क्या निकलेगा, कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैसे निकलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, अपॉन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, प्लस रिजर्व सरप्लस को ऊपर लिखेंगे, फिर लिखेंगे इंटरेस्ट गियरिंग फाइनेंस, वहां पे लिख रहा होगा पॉइंट इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस के नाम से, ठीक है। तो ऐसे निकलेगा आपका क्या, पूंजी दंतीकरण अनुपात। आपका ब्याज प्राप्ति अनुपात या ऋण सेवा अनुपात, ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेब्ट सर्विस रेशियो। कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले का, तो इसका मतलब इसमें से इसे नहीं घटाना, यूं का यूं लिखना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट को अगर नहीं लिख रहा है तो आप प्लस करके लिखेंगे इसमें, ठीक है, इंटरेस्ट और इसको टैक्स को, ठीक है। और इसके अपॉन लिखना है, अपॉन में आएगा इंटरेस्ट ऑन फिक्स लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, और डिवेंचर लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब आता है ऋण का कुल कोषों का अनुपात, कैसे निकालना है, डेब्ट टू टोटल फंड रेशियो, कैसे निकालना है, डेब्ट्स को प्लस करना है लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, लॉन्ग टर्म सारे लोन और अपॉन शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। अब फिफ्थ आपका लास्ट पॉइंट है आवर्त या क्रियाशीलता के अनुपात। अब कैसे निकलेंगे, अब पहले निकलेगा आपका स्कंध आवर्त अनुपात, मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है एक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, ठीक है। अगर ये दे रखा है फॉर्मूला तो ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ सोल्ड डायरेक्ट दे रखा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर ये वाली चीजें दे रखी हैं तो। और अगर ये वाली चीजें भी नहीं दे रखी तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। ये फॉर्मूला दे रखा होगा, अगर दोनों में से नहीं दे रखे तो नेट सेल दे रखी होगी, फिर तो नेट सेल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, ठीक है, समझ में आ गया। और फिर एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ठीक है। तो आपका एवरेज स्टॉक मिला। देखिए फिफ्थ पॉइंट का सेकंड पॉइंट है देनदार आवर्त अनुपात अथवा व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात, मतलब डेटर्स टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स स्लैश में ट्रेड
रिसीवेबल। ठीक है, अब देखिए नेट क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे। नेट क्रेडिट सेल का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कैश सेल माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, इनको प्लस माइनस कर देंगे। और ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा, डेटर्स प्लस बीआर, मतलब बिल्स रिसीवेबल को प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए औसत वसूली अवधि कैसे निकलेगा। औसत वसूली अवधि निकलेगा एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स का मतलब होता है दो डेटर्स दे रखे होंगे, ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स, और अपॉन 2, तो एवरेज डेटर्स। अगर ये नहीं दे रखा होगा तो ट्रेड रिसीवेबल दे रखा होगा, ट्रेड रिसीवेबल अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 365 दिन। ठीक है, पूरे साल में 365 होते हैं, इसलिए 365 दिन। ठीक है, पॉइंट है आपका लेनदार आवर्त अनुपात या व्यापारिक देय आवर्त अनुपात। ठीक है, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। उसमें ऊपर आया क्रेडिट नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर या फिर ट्रेड पेबल, मतलब एवरेज क्रेडिटर का भी वैसे ही होगा जैसे डेटर्स का हुआ था, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर अपॉन 2, अगर नहीं दे रखा तो ट्रेड पेबल। ठीक है, अगर औसत भुगतान अवधि या फिर औसत साख अवधि, दोनों अवधि कैसे निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकलेगा, एवरेज क्रेडिटर, ठीक है, अपॉन नेट क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई 365 दिन। ठीक है, अब आता है आपका कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। एक बात ध्यान रखिए, देखिए इसमें आवर्त वाले अनुपात बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, देखिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमने आपको बताई दिया कैसे निकलेगा। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, देखिए वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। 7 पॉइंट है इसका संपत्तियों का आवर्त अनुपात। देखिए अगर संपत्तियों का भी आवर्त 3 तरीके का दे रखा हुआ है, एक कुल संपत्तियों का, एक स्थायी संपत्तियों का और एक चालू संपत्तियों का। ठीक है, तो अगर कुल संपत्तियों को दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, टोटल एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू नेट सेल अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स अपॉन नीचे टोटल एसेट्स। ऐसे सब में आएगा, देखिए फिक्स एसेट का होगा तो फिक्स एसेट में आ जाएगा, करंट एसेट का होगा तो करंट एसेट के नीचे आ जाएगा। ऊपर वाला फॉर्मूला वही रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर नेट सेल। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूला हो गया आपका। देखिए अब आपके फॉर्मूले सारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल इसके क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो आपके सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं, आप इन्हें लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, आज क्लास यहीं पे खत्म होती है।